साल था 2045। इंसान ने तरक्की तो बहुत की, मगर उसकी कीमत धीरे धीरे पूरी दुनिया चुका रही थी। पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग ने धरती का पूरा बैलेंस बिगाड़ दिया था। ग्लेशियर्स पिघल रहे थे, गर्मी इतनी ज्यादा हो गई थी कि जीना मुश्किल हो गया था। साइंटिस्ट्स ने वार्निंग दी कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो कुछ ही दहाइयों में धरती इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी। इस खतरे से निकलने के लिए दुनिया के सब मुल्कों ने मिलकर एक प्लान बनाया। आसमान में बहुत बड़ी वेदर कंट्रोल टावर्स लगा दिए गए, जो मौसम को कंट्रोल करके ग्लोबल वार्मिंग को रोक दे। शुरू में सब कुछ ठीक चला, टेम्परेचर कम होने लगा, लोग खुश थे कि इंसान ने नेचर को हरा दिया है। मगर ये खुशी ज्यादा देर ना चल सकी। सिस्टम में एक छोटी सी गलती ने सब कुछ तबाह कर दिया। वेदर कंट्रोल नेटवर्क बेकाबू हो गया और जिस टेक्नोलॉजी ने धरती को बचाना था, उसी ने उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया। आसमान से लगातार बर्फ गिरने लगी। टेम्परेचर इतना गिर गया कि समंदर, दरिया और पूरी शहर बर्फ के नीचे दब गए। दुनिया एक नई आइस एज में चली गई। इंसानों की बड़ी तादाद ठंड, भूख और बीमारियों से खत्म हो गई। जो बच गए वो जमीन के अंदर बंकर्स और अंडरग्राउंड कॉलोनीज में छुप गए। सालों बाद धरती की सतह एक सुनसान सफेद कब्रिस्तान बन चुकी थी। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ। मगर सबसे खतरनाक बात ये थी कि इस जमी हुई दुनिया में इंसानियत का असली इम्तिहान अब शुरू हुआ था, क्योंकि इस बर्फ से भी ज्यादा खौफनाक कुछ और पैदा हो चुका था। कॉलोनी 7, आखिरी पनाहगाह। इसी जमी हुई दुनिया में कॉलोनी 7 नाम की एक अंडरग्राउंड शेल्टर में चंद लोग जिंदा बचने की जद्दोजहद कर रहे थे। यहाँ का एक जवान लड़का सैम कॉलोनी के बाहर बर्फ में दबे रेडियो एंटेना को ठीक करने में लगा हुआ था। चारों तरफ सिर्फ खामोशी और हड्डियां जमा देने वाली ठंडी हवाएं। तभी मेसन, कॉलोनी का सिक्योरिटी इंचार्ज, एक बीमार आदमी को घसीट कर बाहर लाता है। वो आदमी कई दिनों से एक खतरनाक इन्फेक्शन से जूझ रहा था और कॉलोनी की सख्त उसूल के मुताबिक उसे अंदर रहने की इजाजत नहीं थी। घुटनों के बल गिरकर वो आदमी मेसन से अपनी जान की भीख मांगता है। बस एक दिन और क्वारंटीन में रख दो, शायद ठीक हो जाऊं। मेसन नहीं मानता। वो आदमी बेबसी से कहता है कि वो खुद चलकर इस बर्फीली मौत को गले लगाना पसंद करेगा, गोली खाने से बेहतर। मगर मेसन के इरादे कुछ और थे। सैम के विरोध के बावजूद मेसन उसे वहीं ठंडा कर देता है। सैम उदास होकर वापस बंकर में आता है। यहाँ अंदर लोग सालों से मेहनत से अपनी फसल और बचे हुए बीज संभाल कर रखे हुए हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन धरती दोबारा गर्म होगी और वो खुद अपनी जमीन पे खाना उगा सकेंगे। सैम सीधा कॉलोनी के लीडर ब्रिग्स के पास जाता है और मेसन की हरकत की शिकायत करता है। ब्रिग्स गंभीर लहजे में कहता है कि वो इस बात को बाद में देखेगा, अभी उनके सामने इससे भी बड़ी मुसीबत है। कॉलोनी 5 का राज। ब्रिग्स सीधा कूपर के पास जाता है, जो रेडियो पर कॉलोनी 5 से राब्ता करने की कोशिश कर रहा था, मगर उस तरफ से सिर्फ खामोशी मिल रही थी। कूपर घबराए हुए बताता है कि कुछ वक्त पहले कॉलोनी 5 से एक डिस्ट्रेस सिग्नल आया था, लेकिन पिछले 1 घंटे से उनका सिस्टम बिल्कुल चुप हो गया है। ये सुनते ही ब्रिग्स का माथा ठनक जाता है। वो तुरंत पूरी बंकर में अनाउंसमेंट करवाता है और सब लोगों को मीटिंग के लिए बुला लेता है। इसी बीच ब्रिग्स मेसन के पास जाकर साफ पूछता है कि उसने उस बीमार आदमी को गोली क्यों मारी, जबकि उसे खुद चलकर जाने का मौका दिया जाना चाहिए था। मेसन बेशर्मी से जवाब देता है, कॉलोनी की सिक्योरिटी संभालने की जिम्मेदारी तुमने मुझे दी है, अब मुझे अपने तरीके से काम करने दो। इतना कहकर वो बिना किसी पछतावे के वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सब लोग हॉल में जमा हो जाते हैं। ब्रिग्स उन्हें बताता है कि कॉलोनी 5 से डिस्ट्रेस सिग्नल आने के बाद अब वहां सन्नाटा है और उसे डर है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। वो 2 बहादुर लोगों को अपने साथ ले जाने की बात करता है। तभी मेसन ताना मारकर कहता है कि हो सकता है कॉलोनी 5 के लोग किसी नई वायरस से इन्फेक्टेड हों और ब्रिग्स वही इन्फेक्शन वापस अपनी कॉलोनी में ले आए। ब्रिग्स सीधा जवाब देता है, हम वापस आकर खुद को क्वारंटीन कर लेंगे, किसी को डरने की जरूरत नहीं। सैम और ग्राहम अपनी मर्जी से ब्रिग्स के साथ जाने का फैसला करते हैं। जाने से पहले ब्रिग्स अपनी गर्लफ्रेंड काई पर भरोसा जताता है और उसे अपनी गैर मौजूदगी में कॉलोनी का इंचार्ज बना देता है। तीनों कॉलोनी के सुरक्षित लोहे के दरवाजे को पीछे छोड़कर उस बर्फीली दुनिया में निकल पड़ते हैं। एक ऐसा सफर जो इनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। बर्फीली सफर की दास्तान।
घंटों तक चलते चलते तीनों अपनी कॉलोनी से काफी दूर निकल आए। रास्ते में उन्हें तबाह हो चुकी तहजीब के निशान मिलते रहे, पुरानी गाड़ियां, खाली शहर और वो अजीमो शान वेदर कंट्रोल टावर्स जो कभी धरती को बचाने के लिए बनाए गए थे, अब खुद बर्फ की चादर में दफन हो चुके थे। आगे चलते चलते वो एक टूटी हुई पुल तक पहुंचे। पुल की लोहे की स्ट्रक्चर कई जगह से टूट चुकी थी और नीचे एक गहरी खाई मौत की तरह उनका इंतजार कर रही थी। बहुत एहतियात से वो आगे बढ़ती रही। तभी ग्राहम की नज़र पुल पर खड़ी एक पुरानी टूटी गाड़ी पर पड़ती है, जिसके पास एक धुंधली सी शक्ल बैठी थी। पास जाकर देखा तो एक जमा हुआ आदमी हाथ में बंदूक लिए बैठा था। ब्रिग्स ने गाड़ी का शीशा साफ करके अंदर देखा तो उसकी सांसें रुक गईं। अंदर एक औरत और एक छोटी बच्ची मारी जा चुकी थी। ब्रिग्स समझ गया कि उस बेबस बाप ने अपने परिवार को भूख और ठंड से तड़प कर मरने से बचाने के लिए पहले उन्हें गोली मारी, फिर खुद को भी खत्म कर लिया। भारी दिल से तीनों अपना सफर फिर शुरू करते हैं। रात के अंधेरे में वो एक तबाह हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर की जगह पर रुक जाते हैं। ब्रिग्स रेडियो पर अपनी कॉलोनी से बात करता है और बताता है कि वो कल शाम तक कॉलोनी 5 पहुंच जाएंगे। उसी रात सैम अपना दर्द भरा अतीत ब्रिग्स और ग्राहम को सुनाता है। कैसे 10 साल की उम्र में वो अपने परिवार से बिछड़ गया था, जब खाना खत्म होने पर उसके पापा वापस नहीं लौटे और एक बर्फीले तूफान में वो अपनी माँ और बहन से हमेशा के लिए जुड़ा हो गया। ब्रिग्स ने ही उसे तब बचाया था। कॉलोनी 5, खून का मंजर। अगली सुबह कई घंटों के सफर के बाद तीनों आखिर कॉलोनी 5 के करीब पहुंच जाते हैं, मगर बंकर की बाहर कदम रखते ही उनके पांव ठिठक जाते हैं। सफेद बर्फ पर ताज़ा खून की गहरी धब्बी फैली हुई थी। बंदूकें तैयार करके वो बंकर के अंधेरे रास्तों से नीचे उतरते हैं। अंदर का मंजरा और भी खौफनाक था। लोहे की दीवारों और फर्श पर खून के छींटे। ये किसी बीमारी का नहीं, किसी हिंसा का नतीजा था। तभी बंकर की गहराइयों से एक अजीब डरावनी आवाज उनके कानों में पड़ती है। दबे कदमों से आगे बढ़ते हुए वो एक भारी लोहे के दरवाजे तक पहुंचते हैं, जिस पर किसी खूंखार जानवर जैसे निशान थे। सैम लॉक खोलता है। अंदर अंधेरे में कोई लेटा हुआ था। जैसे ही कपड़ा हटाया गया, एक दहशतज़दा शख्स रोशनी देखकर चीख उठा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। उसका नाम लीलैंड था। वो उन्हें एक टूटी कंप्यूटर स्क्रीन के पास ले जाता है, जहां एक पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग चलती है। एक साइंटिस्ट जोश से बता रहा था कि उन्होंने आखिरकार एक वेदर कंट्रोल टावर ठीक कर दिया है और उसका असर चमत्कारी है। बर्फ पिघलना शुरू हो गई है और जमीन दोबारा दिखाई दे रही है। वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताने ही वाला था कि वीडियो करप्ट हो जाता है। लीलैंड रोते हुए बताता है कि इस वीडियो के सोर्स का पता लगाकर उन्होंने अपने कुछ बहादुर लोगों को उस टावर की तलाश में भेजा था, मगर वापस आते वक्त कोई बहुत ही खौफनाक चीज उनका पीछा करते हुए सीधा इस कॉलोनी के अंदर आ गई। इतना कहकर वो जार-जार रोने लगता है। ब्रिग्स लीलैंड को बताता है कि इस पूरी कॉलोनी में अब सिर्फ वही जिंदा बचा है। उसने ही दरवाजे पर दस्तक दी थी, जिसकी आवाज सुनकर वो यहाँ तक पहुंचे। ये सुनकर लीलैंड का रंग उड़ जाता है। मैंने तो कोई दरवाजा नहीं खटखटाया। वो लोग अभी भी यहाँ हैं, वो जिंदा हैं, बाहर मत निकलना। मगर ब्रिग्स जानता है कि वो वहां रुक नहीं सकते। तीनों वापस जाने के लिए मुड़ते हैं कि तभी नीचे से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है। नीचे पहुंचते ही उनके पांव तले जमीन खिसक जाती है। बंकर के लोग किसी बीमारी से नहीं, बल्कि बहुत बेदर्दी से कत्ल किए गए थे। कुछ लोग भूख के जुनून में पूरी तरह कैनिबल बन चुके थे और जिंदा रहने के लिए अपने ही लोगों का कच्चा गोश्त खा रहे थे। ये खौफनाक मंजर देखकर तीनों भागते हैं, मगर उन कैनिबल्स ने उन्हें देख लिया था। इस भगदड़ में क्रीम बिछड़ जाता है और उनके हाथों मारा जाता है। सैम और ब्रिग्स जैसे तैसे ऊपर मुख्य दरवाजे तक पहुंचते हैं। एक हमलावर पीछे से ब्रिग्स पर हमला करता है, मगर ब्रिग्स उसे मार गिराता है। बाहर निकलते ही ब्रिग्स डायनामाइट चलाकर कॉलोनी का गेट एक धमाके से उड़ा देता है और दोनों अपनी कॉलोनी की तरफ वापस लौटने लगते हैं। पुल पर आखिरी कुर्बानी। रात का घना अंधेरा और तेज तूफान देखकर उन्हें मजबूर होकर उसी तबाह हेलीकॉप्टर के मलबे में दोबारा रात गुजारनी पड़ती है। सैम की दिल में डर था कि कहीं वो हमलावर उनके पैरों की निशान ढूंढते हुए यहाँ तक ना पहुँच जाएं। अगली सुबह सैम अपनी दूरबीन से नजर डालता है तो उसकी होश उड़ जाती हैं। तकरीबन 20 खूंखार कैनिबल्स उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। उनका लीडर सबसे आगे।
दोनों बिना रुके अपनी कॉलोनी की तरफ दौड़ना शुरू करती हैं। भागती भागती वो उसी दबा हुई पुल तक पहुंचती हैं। आधा पुल पार करने के बाद ब्रिक्स अपना आखिरी डायनामाइट निकालता है ताकि पुल को तोड़कर उनका रास्ता रोक सके, मगर ठंडी हवा की झोंकी सी डायनामाइट की बत्ती बुझ जाती है। ब्रिक्स वापस पुल की तरफ दौड़ता है, मगर तब तक उनका लीडर पुल पर पहुंच चुका था। अपनी जान की परवाह किए बगैर ब्रिक्स आखिरी लम्हों में दोबारा फ्यूज जलाता है और एक जोरदार धमाके में पूरा पुल बीच से टूटकर गहरी खाई में गिर जाता है। अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए ब्रिक्स खुद भी इस धमाके में खत्म हो जाता है। सैम अब उस बर्फीली दुनिया में बिल्कुल अकेला रह जाता है। वो अकेले ही अपना सफर जारी रखता है और कई घंटों की थका देने वाली सफर के बाद भूख और ठंड से बेहाल सैम आखिरकार अपनी कॉलोनी 7 तक पहुंच जाता है। मेसन का राज। मगर पीछे मेसन की बेदर्दी अपनी हद पार कर चुकी थी। उसने सिर्फ शक की बुनियाद पर बिना किसी इन्फेक्शन टेस्ट की एक बेकसूर औरत को गोली मार दी। ये देखकर काई ने फौरन मेसन पर अपनी बंदूक तान ली। दोनों के बीच बहस ही चल रही थी कि तभी दूर से सैम की कराहने की आवाज सुनाई देती है। काई दौड़ते हुए सैम के पास पहुंचती है, मगर इसी वक्त पीछे से मेसन उसे बेहोश कर देता है। जब सैम होश में आता है तो देखता है कि कॉलोनी के लोग उसके इर्द गिर्द खड़े हैं। ग्रेम के माँ बाप भी वहीं मौजूद थे। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा मारा जा चुका है, वो टूट जाते हैं। सैम बताता है कि उन्होंने अपने लीडर ब्रिग्स को भी हमेशा के लिए खो दिया। मेसन ठंडे लहजे में ऐलान करता है, अब इस कॉलोनी का लीडर मैं हूँ और यहाँ के उसूल पहले से भी सख्त होंगे। वो सैम को ही हथकड़ी पहना देता है। सैम सबको वार्निंग देता है, कॉलोनी 5 में कोई जिंदा नहीं बचा, वहां सब मारे गए। लोग भूख के जुनून में एक दूसरे को खा रहे हैं। अगर वो यहाँ पहुंच गए तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। मगर मेसन को यकीन नहीं होता। वो कहता है कि ये सिर्फ एक कहानी है और यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। हम इस लोहे के बंकर में पूरी तरह सुरक्षित हैं। इतना कहकर वो अपने आदमी विक्टर के साथ ऊपर चला जाता है। सबकी जाती ही कॉलोनी का एक छोटा बच्चा चुपके से सैम के पास आकर हथकड़ी की चाबी थमा देता है। आखिरी हमला। ऊपर गेट पर विक्टर मेसन से कहता है कि वो सैम को बचपन से जानता है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। अगर उसने कहा है कि खतरनाक लोग आ रहे हैं तो शायद सच हो, हमें तैयार रहना चाहिए। तभी एक आदमी मेसन के पास भागता हुआ आता है और बताता है कि सैम हथकड़ी खोलकर भाग चुका है। मेसन तुरंत अपनी शॉटगन लेकर अपने आदमियों के साथ सैम को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर आजाद होती ही सैम सीधा कंप्यूटर रूम में जाता है और सैटेलाइट एक्सेस के जरिए उस लोकेशन को ढूंढता है जिसकी बात उस साइंटिस्ट ने वीडियो में की थी। कुछ ही मिनट में उसे लोकेशन मिल जाती है, यहाँ से सिर्फ 8 मील दूर। सैम तुरंत काई को साथ लेकर बीज एक बैग में सुरक्षित रख लेता है और बाकी लोगों को लेकर भागने की तैयारी करता है कि तभी सामने से मेसन बंदूक ताने खड़ा हो जाता है। सैम आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश करता है। 8 मील दूर एक सुरक्षित जगह है जहां बर्फ पिघल चुकी है। हमें इन लोगों को लेकर अभी निकलना होगा। मगर तभी ऊपर से बंकर की लोहे की छत फटने की दहशतनाक आवाज गूंजती है। हमलावर हथियारों के साथ कॉलोनी के दरवाजों को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। मेसन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। जब सब लोग बंकर की सुरक्षित कोनों की तरफ भागते हैं और गनमैन मुख्य दरवाजे पर तैयार खड़े होते हैं, तभी अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। अगली ही पल दरवाजे खुलते हैं, मगर हमलावर वहां से नहीं, सीधे वेंट्स के रास्ते उस जगह आ धमके जहां बच्चे और बाकी लोग छुपे हुए थे। सैम को जैसे ही एहसास होता है, चारों तरफ से हमला शुरू हो जाता है। सैम और काई पीछे भागते हैं, मगर अपने बेटे को खोने के गम में डूबा विक्टर अकेला ही उनका सामना करने का फैसला करता है। वो उनके लीडर से भिड़ जाता है, मगर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और वहीं मारा जाता है। मेसन भागकर मुख्य हॉल में पहुंचता है और अपनी जान बचाने के लिए सैम और काई को बाहर छोड़कर दरवाजा बंद कर देता है। ये देखकर कॉलोनी का एक और सदस्य इस खुदगर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो पीछे से मेसन पर वार करता है और ठीक वक्त पर दरवाजा खोलकर सैम और काई को अंदर ले लेता है। अब सब मुख्य हॉल में फंस चुकी थी। हमलावर कभी भी दरवाजा तोड़ सकते थे। सैम तुरंत एक वेंट खोलना शुरू करता है जो सीधा बाहर जाता है। मेसन रोकते हुए कहता है कि बाहर जाकर भी ठंड से जमकर मरेंगे, मगर सब मेसन को वहीं छोड़कर सैम के साथ बाहर निकलने का फैसला करते हैं।
जैसे ही सब बाहर निकलती हैं, हमलावर दरवाजा तोड़ देते हैं। उनके हाथों तड़प तड़प कर मरने के बजाय मेसन गैस सिलेंडर पर गोली चला देता है। एक जोरदार धमाके में मेसन और बाकी सारे हमलावर खत्म हो जाते हैं, मगर उनका चालाक लीडर ठीक वक्त पर वेंट में कूदकर बच निकलता है। वेंट में कूदते ही लीडर की नजर सैम पर पड़ती है और वो हमला कर देता है। दोनों के बीच हिंसक हाथापाई में वेंट टूट जाता है और दोनों वापस बंकर के अंदर आ गिरते हैं। लीडर सैम पर भारी पड़ता है और उसे घसीटकर मरने ही वाला था कि सैम पास पड़ी एक लोहे की रॉड से उस पर पलटवार करता है और लगातार कई वार करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। नई शुरुआत। सैम भी सुरक्षित बाहर आ जाता है, जहां बाकी लोग उसका इंतजार कर रही थी। कोई पूछता है कि अब वो कहाँ जाएंगे। सैम बताता है कि उन्हें अब 8 मील पैदल चलना होगा, उस जगह की तरफ जहां बर्फ पिघल चुकी है और जिंदगी की एक नई उम्मीद उनका इंतजार कर रही है। और इसी के साथ सबने एक नए सफर की शुरुआत की। फिल्म यहीं इस सस्पेंस भरे लम्हे पर खत्म होती है, ये छोड़कर कि क्या वो लोग अपनी नई दुनिया तक पहुंच पाएंगे या नहीं। रिव्यूज और रेटिंग्स की बात करें तो द कॉलोनी 2013 क्रिटिक्स के लिए काफी वीक फिल्म रही। रॉटन टोमेटोज पर इसका क्रिटिक स्कोर सिर्फ 18% और ऑडियंस स्कोर 23% है, जबकि मेटाक्रिटिक पर मूवी का स्कोर 28/100 है। क्रिटिक्स ने कहा कि मूवी का फ्रोजन पोस्ट अपोकलिप्टिक सेटअप इंटरेस्टिंग था, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत फॉर्म्यूलेक निकली। स्टोरी में क्लीशेज, वीक कैरेक्टर्स और जेनेरिक फेरल एनिमीज की वजह से फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल थ्रिलर बनने के बजाय सिंपल चेज एंड हॉरर मूवी फील होती है। लेकिन ऑडियंस साइड पर कुछ व्यूअर्स ने इसे एक एंजॉयबल बी मूवी पॉपकॉर्न फ्लिक माना। IMDb पर इसकी रेटिंग 5.3/10 है और जो लोग आईसी डिस्टोपियन एटमॉस्फेयर, सर्वाइवल एक्शन और लॉरेंस फिशबर्न, बिल पैक्सटन टाइप कास्ट एंजॉय करते हैं, उनके लिए ये वन टाइम वॉच बन सकती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही पावरफुल मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू पर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें।